हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम परसेंटेज पार्ट 3 कर रहे हैं। 2 तक हमने कर लिया है। ठीक है, देखो आज का पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट देखो कंसेप्ट क्या है। देखो, एक चीज हमारी होती है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस मतलब आपका मूल्य। ठीक है, ये होती है आपकी खपत और ये होता है आपका खर्चा। ठीक है, मूल्य इनटू खपत बराबर होता है खर्चा। जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा प्राइस है, देखो अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजप्शन के। ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस होगा, जो मूल्य होगा, वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, खपत के। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि मेरा प्राइस जो है, जो मूल्य है, वो 8 1/3%, कितना, 8 1/3% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मगर जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बात आई समझ में। देखो मैंने आपको बताया प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मूल्य इनटू खपत क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो जो मेरा प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजप्शन के। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मैं प्राइस को 8 1/3% क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो 8 1/3% क्या होता है मेरा, 1/12। ठीक है, तो मेरा प्राइस का रेशो क्या होगा, पहले 12 था, डिक्रीज कर दिया तो अब कितना बचा, 11। अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 से 12। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है कि उल्टा कर देते हैं। पहले मेरा प्राइस जो 11 था, मतलब 12 था, वो अब क्या हो गया, 11 हो गया, तो कंजप्शन पहले 11 थी तो अब 12 हो जाएगी। ठीक है, तो उसने पूछा है कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 11 से क्या होगी, 12, मतलब एक बढ़ी, किस पे बढ़ी, 11 पे गुणा 100, मतलब 100/11, ये हो जाएगा 9 सही 1/11, और ये होता है 9.09%। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ये होता है हमारा कंसेप्ट प्राइस इनटू कंजम्पशन का। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको प्राइस के बारे में बता देगा और एक्सपेंडिचर के बारे में बता देगा, आप कंजप्शन कैसे निकालोगे। अगर कंजप्शन निकालनी है तो देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा और जो प्राइस का रेशो होगा ना वो उल्टा हो जाएगा कंजप्शन के रेशो में। ठीक है, अब एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें एक ही कंसेप्ट में 4 5 क्वेश्चन बता दूंगा, तो ध्यान से समझना। देखो प्राइस जो है, मूल्य जो है, वो 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 20% क्या होता है, 1/5,
मतलब प्राइस पहले क्या था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है, पिताजी, ठीक है, और ये क्या है, रामलाल, मतलब उनका बेटा। पिताजी ने कहा कि भाई देख, मैं तेरे को आज, मतलब आज के दिन 100 रुपए दिए, ठीक है। पिताजी ने क्या किया, रामलाल को 100 रुपए दिए और बोले जा तू टमाटर ले आ, ठीक है। रामलाल गया, बाजार से टमाटर ले आया। लेकिन जब अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे जो है वो प्राइस इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज। तो पिताजी ने क्या किया, फिर से 100 रुपए दिए, बोले जाओ रामलाल टमाटर ले आओ। अब देखो एक्सपेंडिचर तो सेम है, मतलब इसको दोनों दिन मिल तो क्या रहे हैं, 100 रुपए ही मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों दिन क्या मिले, 100 रुपए ही मिले। लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो किस चीज में आएगा, वो आएगा आपके टमाटर में। देखो पहले वो 100 रुपए में टमाटर ला रहा था, मान लो वो पहले 100 रुपए में 5 किलो टमाटर ला रहा था, मतलब 20 रुपए किलो टमाटर थे। अब जो प्राइस है वो जो बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी खपत कम हो जाएगी। मतलब कल अगर वो ज्यादा टमाटर ला रहा था तो आज वो कम टमाटर लाएगा, क्योंकि पैसे तो उसके पास 100 ही रुपए हैं। कल मान लो वो 5 किलो ला रहा था, आज प्राइस बढ़ने की वजह से क्या वो 50 किलो ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, वो तो उससे कम ही लाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इस यहाँ अप्लाई। उसने बोला अगले दिन जो है वो प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से 6, 100 रुपए ही दे रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5, ठीक है। कंजप्शन क्या हो गया, 6 से 5, ठीक है। ये हमारा क्या था, इनिशियल, और ये हमारा क्या था, फाइनल, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, 1 का, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, 1 का। अब जो रामलाल है वो घर आता है और वो क्या कहता है अपने पिताजी से कि मैं जो 100 रुपए में कल टमाटर लाया था ना, और जो मैं 100 रुपए में आज टमाटर लाया हूं, तो मैं आज 2 किलोग्राम कम टमाटर लाया हूं। कितने, 2 किलोग्राम कम टमाटर लाया हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, कल वो 100 रुपए में मान लो कुछ टमाटर ला रहा था, आज वो उन्हीं 100 रुपए में कल से 2 किलोग्राम कम टमाटर लाया, तो ये जो एक रेशो होगी ये किसके बराबर होगी, 2 किलोग्राम के। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है, 2 किलोग्राम कम लाया, तो डिफरेंस तो यही है, एक रेशो बराबर 2 किलोग्राम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 12 किलोग्राम, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर रामलाल कल 100 रुपए में 12 किलो टमाटर ला रहा था, तो वो आज प्राइस बढ़ने की वजह से 100 रुपए में केवल 10 किलो टमाटर ही ला पा रहा है, ठीक है। अब प्राइस निकाल लो आप, देखो 12 किलो टमाटर लाया कल 100 रुपए में, तो 1 किलो 100/12, 4×3=12 और 25 के 100, मतलब वो 1 किलो लाया आपके 8.33 रुपए में, ठीक है। अगर आपसे पूछे इनिशियल कि पहले कितने में लाता था, आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पहले 1 किलोग्राम टमाटर का भाव क्या था या रेट क्या था या पर किलोग्राम टमाटर, ठीक है। अगर आपसे अब पूछे तो अब क्या ला रहा है, अब वो 100 रुपए में 10 किलो ला रहा है, तो 1 किलो कितने में लाएगा, 1 किलो लाएगा 10 रुपए में। देखो यही चीज हमने शुरू में शुरुआत की थी कि 20% बढ़ आया है, तो मतलब कल ला रहा था 8.33 में 1 किलो, और आज ला रहा है 10 रुपए में 1 किलो, ठीक है। ये होता है आपका मेन कंसेप्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाएगा
तो जो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो आपके कंजप्शन का रेशो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल करते हैं इसका, फिर शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 24%, मतलब 24/100, 4×6 = 24 और 25×4 = 100, ठीक है। अगर मेरे प्राइस का रेशो है, पहले 25 था, रिड्यूस हुआ है, तो 25 में से 6 गए, 9, 19, ठीक है। तो कंजप्शन का रेशो क्या हो जाएगा, 19/25, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। ए पर्सन कैन बाय 4 किलोग्राम मोर फॉर ₹250। इनका डिफरेंस कितना है, 6 रेशो का, और वो इस 6 रेशो की वजह से कितने ला रहा है, 4 किलोग्राम ज्यादा ला रहा है। तो 1 रेशो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। उसने पूछा फाइंड द न्यू प्राइस पर किलोग्राम ऑफ आइटम। न्यू तो यही है 25, तो 25 रेशो बराबर हो जाएगा 25 × 2/3, मतलब 50/3। उसने बोला 4 किलोग्राम मोर फॉर ₹250, मतलब पहले भी 250 के ला रहा था, अब भी 250 के, तो 250 के बटे 50 × 3, 5 5 25, और ये आ गया आपका 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने बस वही किया। क्वेश्चन में बोला गया बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 24%, मैंने निकाला 24% होता है 6/25। अगर पहले प्राइस 25 था तो रिड्यूस हुआ तो अब हो गया 19। अगर प्राइस का रेशो ये है तो कंजप्शन का रेशो क्या हो जाएगा, अपोजिट, 19/25। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 रेशो का। क्वेश्चन में बोला गया कि 4 किलो ज्यादा लाया, तो 6 रेशो बराबर 4 किलो, 1 रेशो बराबर 2/3 किलो। हमसे नए प्राइस की बात की गई है तो हमने न्यू का निकाला, 25 × 2/3 मतलब 50/3। तो पहले का हमें मतलब नहीं, अब वो 50/3 ला रहा है 250 में, अब वो 50/3 किलोग्राम ला रहा है 250 रुपये में, तो 1 किलोग्राम क्या लाएगा, 250 × 3/50, यही मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये रिड्यूसिंग प्राइस से, कंजप्शन से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 7.5%। देखो इसको आप लिख सकते हो 7 से ही 1/2, तो 15/2 × 1/100, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 0, ये आ गया आपका 3/40, ठीक है। प्राइस का रेशो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग हुआ है तो 40 से 43, कंजप्शन क्या होगा 43 से 40, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, प्राइस का रेशो निकाला, कंजप्शन का इनवर्स कर दिया, ठीक है। इसने बोला राजेश कैन बाय 2 किलोग्राम लेस फॉर ₹600। 3 रेशो बराबर है 2 किलो के, तो 1 रेशो बराबर आ जाएगी 2/3 किलोग्राम के, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। उन्होंने पूछा है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस होता है ये, तो 40 रेशो बराबर किसके हो जाएगी, 40 × 2/3 मतलब 80/3, ठीक है। प्राइस कितना है 600 रुपये, तो 600/80 × 3, 0 से 0, 2 चौक 8, ये 30, 2 दूनी 4, ये 15, 15 तिया 45/2 मतलब 22.5 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। आइए चीज समझ में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। उसके बाद आपको जो चीज देखनी है वो देखनी है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो 40 से 43, डिक्रीज होता तो 40 से 37 होता, ठीक है। अगर प्राइस का रेशो ये है तो आपको कंजप्शन का रेशो इन्वर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेस या मोर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन।
देखो ये देखते हैं हम एग्जाम्पल थर्ड और इस कंसेप्ट का लास्ट एग्जाम्पल। देखो इसमें फिर से एक बार पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। द प्राइस ऑफ शुगर हैज कम डाउन बाय 20%। देखो 20% होता है 1/5। प्राइस का रेशो पहले 5 था, डिक्रीज हुआ तो अब हो गया 4। ठीक है, तो कंजप्शन का रेशो क्या होगा इसका उल्टा, 4 से 5। उसने बोला नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर। देखो डिफरेंस कितना है, एक रेशो आपका बराबर है 500 ग्राम के, या आप इसको बोल सकते हैं 0.5 किलोग्राम। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये है खपत, मतलब इतना वो ला रहा था। एक रेशो बराबर आधा किलो के है, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम के। भाई 4 गुणा आधा किलो 2 किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा 2.5 किलोग्राम के। ठीक है, मान लो ये चीनी पहले कितनी ला रहा था, 2 किलो ला रहा था, अब कितनी ला रहा है 2.5 किलो ला रहा है। मतलब सारा खेल यही है कि पहले इतनी लाता था अब इतनी लाता है। पहले लाता था 108 रुपए में, 2 किलो लाता था 108 रुपए में, तो 1 किलो लाएगा 54 रुपए में। ठीक है, अब लाता है 2.5 किलो ही लाता है 108 रुपए में। लाता तो 108 रुपए में है, लेकिन लाता कितनी है 2.5 किलो। तो 1 किलो हो जाएगी 108 इंटू 10/25, 5×5 = 25, 5×2 = 10, ये हो जाएगा आपका 8×2 = 16, 2 एकम 2/5, 5×4 = 20, 5×6 = 15 और 5×2 = 10। ठीक है, ये हो जाएगा 43.2। पहले ला रहा था 1 किलो 54 रुपए की, अब ला रहा था 43.2 रुपए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल प्राइस बताओ शुगर का, तो ये इनिशियल मतलब शुरू वाला, पहले वाला, प्रारंभिक। अगर आपसे नया पूछा जाए, फाइनल पूछा जाए, तो ये। ठीक है, इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस आपको जो चीज याद रखनी है वो है ये, आपको प्राइस का रेशो जो है वो इन्वर्स करना पड़ेगा, तभी आप उसको कंजप्शन का रेशो लिखोगे। अगर अगर खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट हो, सेम हो। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम मतलब कमाई। देखो हमारी कमाई क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि हम इतने कमाते हैं। कमाई होती है खर्चा, जितना हमने खर्चा किया वो, और फिर होती है बचत, प्लस में बचत। देखो हमने जितना खर्चा किया उसके बाद जो हमारे पास बचे वो हमारी होती है कमाई। मतलब इनकम जो है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये क्या होती है हमारी इनकम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या आता है आपने ये याद रखना। देखो इनकम का कोई भी क्वेश्चन आए, एक चीज गांठ बांध लो, आपने अपनी इनकम हमेशा 100% माननी है। ठीक है, हमेशा हमेशा अपनी इनकम 100% माननी है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है वो ये है, अगर मैं आपको बोलूं कोई आदमी है ये ए। ठीक है, ए का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो उसकी इनकम का 20% है। तो आप मुझे बताओ सेविंग कितनी होगी। देखो मैंने आपको बोला था इनकम मानो अपनी हमेशा 100%। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर 100% का 20% है, तो सेविंग कितनी होगी 80%। कितनी होगी 80%। जैसे मैंने बोला कि भाई 500 उसकी इनकम है और एक्सपेंडिचर जो है वो 20% है, तो 500 का 20% निकालोगे 100,
ये तो उसका खर्चा है। और बचत कितनी होगी? 500 की 80%, 400 उसकी क्या होगी? बचत या सेविंग्स। ठीक है, ये है मेन कंसेप्ट हमारा, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, अब इसमें भी दो कंसेप्ट बनते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें भी दो कंसेप्ट बनते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन एक ही लाइन में लिख रखा हो, मतलब अपने धुन में चल रहा हो, जैसे ए, ए क्या है? वह अपनी आय का, आय या इनकम का, ठीक है, वह अपनी आय या इनकम का 10% खाने पर, मतलब फूड पर, ठीक है, अपनी आय का 5% नहाने पर, ठीक है, अपनी आय का 3% गाने पर, अपनी आय का 2% जाने पर, अपनी आय का 10% सोने पर, और अपनी आय का 20% खोने पर खर्चा करता है। तो आप सेविंग बताइए कि उसकी सेविंग कितनी होगी। मैंने आपको क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, वह अपनी आय का, अपनी इनकम का 10% खाने पर, 5% नहाने पर, 3% गाने पर, 2% जाने पर, 20% खोने पर और 10% सोने पर यूज कर देता है। एक्सपेंडिचर है, मतलब ये उसका खर्चा है। तो उसकी बचत कितनी होगी? देखो, मैंने आपको बताया आप टोटल इनकम मानो 100%। देखो, ये एक ही लाइन में दे रखा है आपको, कहीं ये नहीं कह रखा कि रिमेनिंग का, मतलब जब तक रिमेनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक उसमें रिमेनिंग नहीं दिया होगा, आप बिल्कुल सिंपल चीज यूज करना, जैसे 10% प्लस 5% प्लस 3% प्लस 2% प्लस 20 प्लस 10, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 5 और 3 8 और 10 50, मतलब ये ओवरऑल टोटल कितना हो गया? 50% खर्चा। ठीक है, अब 100 में से 50% खर्चा कर दिया तो सेविंग कितनी बची? 50%। भाई देखो, अगर उसने 50% खर्चा कर दिया तो अब सेविंग कितनी होगी, बचत कितनी होगी? बचत होगी 50%। 100 में से डायरेक्ट 50 घटा दो। लेकिन ये चीज जब होती है जब आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं दिया गया हो। आप ये चीज हमेशा याद रखना, जब तक आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं दिया गया है, आप सिंपल इस चीज को यूज करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिमेनिंग की, कि अगर रिमेनिंग दिया गया हो तब क्या करें। अगर आपको दिया गया हो रिमेनिंग, जैसे अब आता है रिमेनिंग केस, रिमेनिंग या शेष, ठीक है, रिमेनिंग का, तो इसमें आप सक्सेसिव केस यूज कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनकम का 10% खाने पर, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला शेष या रिमेनिंग का 20% मनोरंजन या एंटरटेनमेंट पर, और फिर रिमेनिंग का 10% ट्रांसपोर्ट पर। तो बचत बताइए। ठीक है, बचत बताइए। तो एक तो आपका बेसिक तरीका है, देखो बेसिक तरीका क्या है, एक आप देखो बेसिक, माना मेरी इनकम है 100%,
ठीक है, मेरी इनकम कितनी है 100%। ठीक है, ये टेबल मेथड बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये बेसिक होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपको बेसिक से बहुत आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 100% में इसने बोला इनकम का 10% खाने पर, 100 का 10%, 10। ठीक है, ये इसने यूज किया खाने पर। उसने बोला शेष का 20%, बचा कितना था 90, रिमेनिंग। अब 90 का 20%, 9 दूनी 18, बचा कितना 72। ये रिमेनिंग, अब इस रिमेनिंग का भी 10%, तो 72 का 10% 7.2। भाई 72 का 10% 7.2, ये चीज है। एक तो आप ऐसे कर लो इस चीज को, ठीक है। अब आपने काउंट क्या करना है ये चीज समझो। 72 में से आप 7.2 घटा दो तो आपके पास बचत आ जाएगा 64.8। ये है आपका बचत, सेविंग कितना 64.8। ठीक है, एक तो ये मेथड है। देखो मेथड क्या है, ये बेसिक ही है। पहले हमने क्या किया था, जब रिमेनिंग नहीं था तो हमने क्या किया था, 100 का 10%, 100 का 20%, 100 का 30% ऐसे निकाला। लेकिन अगर रिमेनिंग आ जाए तो 100 का 10% रिमेनिंग 90, अब 90 का 20% निकालो, फिर जो बच गया उसका वो परसेंट निकालो, तो आपकी बचत होगी ऐसे। अगर मैं इसी चीज को सक्सेसिव में यूज करूं, अगर मैं इसी चीज को सक्सेसिव में यूज करूं, तो देखो उसने बोला था 10%, तो 10 से 9, भाई यूज कर रहा हूं तो 10 से 9। उसके बाद 20%, 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 से 4। 10% क्या होता है 1/10, मतलब 10 से 9। 100, ये आ गया 500, 9 ने में 81, 4 एकम 4 और 324। ठीक है, बचत कितनी हुई हमारी 176। 176/500 गुणा 100, 100 पंजे 500। ठीक है, 5 दिए 15, 2 6, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 35.2%। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा खर्चा। सेविंग क्या होगी 100 माइनस 35.2, 64.8। ठीक है, यही चीज हमने बेसिक से निकाल ली थी। ठीक है, तो आपने देखना है कि भाई कौन सा मेथड आपको सही लगता है, कौन सा ठीक लगता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है सक्सेसिव मेथड। एक चीज याद रखना, ये मेथड जब भी लगेगा जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस में ये मेथड कभी भी नहीं लगता। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आप। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ए मैन स्पेंड 45%, टोटल इनकम मान ली मैंने 100%। ठीक है, उसने 45% यूज करा रेंट पे, 15% यूज करा फूड पे और 20% यूज करा अदर आइटम पे। तो 45 और 15 60 और 20 80, 80% खर्चा है। तो सेविंग कितनी होगी 20%। और उसने बचत बताई है 2250 रुपये के। तो आपकी उसने टोटल इनकम पूछी है, देखो 20% इतना है तो टोटल होता है 100%। तो ये हो जाएगा इंटू 5, 0 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 11, 11,250। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। टोटल इनकम ये थी। देखो क्योंकि इसमें रिमेनिंग का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अपना सीधा धुन बांध लो कि सीधा सोल्व करना है। 100 का 45%, 45 फिर 15 फिर 20, तीनों को ऐड कर दिया, मतलब इतना खर्चा किया है। और अगर 100 में से उसको कम कर दोगे तो वो उसकी बचत है। बचत आपको दे रखी है, आपसे इनकम पूछी है तो आप कर दो। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो रिमेनिंग का। ठीक है, देखो इसने बोला पंकज स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। टोटल मानते हैं हम 100%, 100 का 40%, 40 उसने यूज कर दी फूड पे। ठीक है, उसने बोला एंड द रिमेनिंग 50%। देखो 40% यूज करी तो इसके पास रिमेनिंग कितनी हुई 60%। ठीक है,
अब उसने बोला रिमेनिंग का भी 50%, रिमेनिंग का 50% मतलब 30 और 30, ठीक है। रिमेनिंग का 50% ट्रैवलिंग पे, मतलब 30 यूज करी ट्रैवलिंग पे, एंड रिमेनिंग 30% ऑन क्लोथ्स। अब इसका भी 30%, तो 30 का आप 30% निकालोगे तो 9, ठीक है। अब इसका 9 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 21 ऑफ इफ ही सेव्स इतना, तो 21 बराबर है 5040 के, तो 1 बराबर है 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 0 24, 240 के। तो उसने इनकम पूछी है तो 100 बराबर हो जाएगा 240 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 24,000, ठीक है। वो उसकी टोटल इनकम। ये क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है पास और फेल, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पास और फेल, मतलब उत्तीर्ण, भाई हिंदी ऐसी आती है, वरना देख लेना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ठीक है भाई, या ऐसे ही लिख लो पास फेल, ठीक है। ये क्या हमारा कंसेप्ट पास और फेल। देखो ये क्या है, देखो ये एक लड़का है, ठीक है, गांव का लड़का कोई, जैसे गांव में ये चीज नहीं होती कि भाई एक बैठक सी होती है, ठीक है। यहाँ बैठे दादाजी, ये बेचारा आया अपना रिजल्ट लेके, मुंह लटका के चल रहा है बस धीरे धीरे। तो अब ये बूढ़े हैं, इन्होंने तो पंचायती करनी होती है अपनी, इन्होंने इस लड़के से पूछा, हाँ भाई आज तेरा रिजल्ट आया तो क्या रहा। अब लड़का भी तेज था, सोचा मैं ये कहूंगा कि मैं फेल हो गया तो बेइज्जती होगी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा मेरे 40% मार्क्स आए। लेकिन दादाजी बोले भाई तेरी शक्ल से तो लग रहा है तू फेल हो गया। बोला हाँ मैं फेल तो हो गया, लेकिन मेरे 40% मार्क्स आए और मैं 20 मार्क्स से, 20 नंबर से फेल हो गया। तो अब दादाजी ने सोचा भाई ये तो क्या बता गया, पता नहीं, 40% मार्क्स आए और मैं 20 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। इतनी देर में इधर से एक लड़का आया, ये भाई मस्त अपने हाथ में डिग्री ले रहा, उछलता कूदता आ रहा। अब इसको देख के दादाजी को फिर पता लग गया, हाँ भाई इसने तो कुछ ना कुछ रच दिया, मतलब ये तो पास हो गया। तो फिर दादाजी इसके पास रुक्का मार के कही, हाँ भाई बता तेरा क्या रहा। तो ये बोला कि पास तो मैं हो गया, मेरे 60% तो मार्क्स आए, ठीक है, 60% मार्क्स आए, जो कि जो कि जो पासिंग मार्क्स है ना, मतलब जितने पे एक बच्चा पास होता है उससे 60 नंबर ज्यादा है, ठीक है। मेरी बात आई समझ में। देखो ये बैठे हाँ दादाजी, पहले इस लड़के से पूछा हाँ भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा। तो इसने कहा कि मेरे 40% मार्क्स आए लेकिन मैं 20 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। और इससे इसने कहा कि मेरे 60% मार्क्स आए लेकिन मैं पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज्यादा ले आया। तो अब दादाजी को समझ में नहीं आया, इसने क्या किया, सरपंच बुलाया गांव का, ठीक है। उसे कहा भाई तू बैठ और मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा वो सोल्व करके दे मेरे को। दादाजी ने सरपंच को एक एक बात बताई। तो सरपंच बोला पहले लड़के से, हाँ भाई तू बता। ये बोला कि मेरे 40% मार्क्स आए लेकिन मैं 20 नंबर से फेल हो गया। तो सरपंच बोला अगर तेरे 20 नंबर और आ जाते तो तू पास हो जाता। बोला हाँ, पासिंग
मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है। सरपंच भाई शाना था, उसने हिसाब किताब बढ़िया लगाया कि 40% तो नंबर आए, लेकिन 20 नंबर कम थे, मतलब अगर तेरे 20 नंबर और आते तो तू पास था। फिर इसको बुलाया होशियारचंद को कि भाई तू आ जा। इसने कहा कि 60% तो नंबर आए, लेकिन पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज्यादा आ गए। तो सरपंच बोला तेरे 60% में से अगर मैं 60 नंबर घटा दूं तो तू भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज होगी सही। फिर सरपंच ने बूढ़े को बताई कि देखता हूं 40% और 60% इस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो गया 20%। ठीक है, और ये बराबर हो गया 80 के। ठीक है, सॉरी 80 के, 80 मार्क्स के। बूढ़ा बोला हाँ ये बात तो ठीक है। फिर सरपंच बोला देखता हूं, गुणा 5 कर दूं तो 100%, और गुणा 5 कर दूं तो 400। अब ताऊ ने कहा भाई गुणा क्यों कर रहा है? सरपंच बोला देखो, इनका जो पेपर था वो था 400 नंबर का। जो पेपर था वो टोटल मार्क्स का था 400, क्योंकि ताऊ टोटल मार्क्स मतलब 100%, और 100% बराबर 400। ठीक है, अब इस खपीटर के आए 40% प्लस 20, 400 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 160। ठीक है, लेकिन इसके क्या थे, 20 नंबर कम आए। ठीक है, नहीं पहले ये चीज देखो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने आए। 40%, 160 प्लस 20 और कर दूं तो 180। तो सरपंच बोला देखता हूं, टोटल 400 का पेपर था, अगर इनके 180 आ गए तो ये पास हो गए, ना ये फेल हो गए। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो इसके जो हैं, इसके तो आए थे 140 नंबर। ठीक है, 40% से 20 कम। और इस भाई साहब के आए थे 60%, मतलब यहां आप निकालो 400 का 60%, 240, और 60 नंबर इसके ऊपर थे, मतलब इसके आए थे 300 नंबर। ठीक है, ये सारी की सारी पंचायती सिर्फ इस बुढ़े की वजह से हुई। ये भी बेचारा शांति से अपने घर जा रहा था, ये भी शांति से जा रहा था। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। पेपर में कैसे आएगा? पेपर में ऐसे आएगा कि ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर, कुछ भी दे देगा कि 40% मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स एंड पास बाय। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चीज बनानी आनी चाहिए। देखो सिर्फ ये चीज कि भाई हम मिनिमम पासिंग मार्क्स कैसे निकाले उस चीज के। ठीक है, क्या करें, मिनिमम पासिंग मार्क्स उस चीज के कैसे निकालें। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज होंगी ना, अगर पास फेल हो तो परसेंटेज क्या होंगी, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी, और मार्क्स हमेशा ऐड होंगे। आप ऐसे याद रख लो, ना तो बेस्ट है ये चीज। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, एक स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 90 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए थे। क्या चाहिए था पास होने के लिए? 40% मार्क्स। देखो उसको 90 मार्क्स मिले, लेकिन 10 से फेल हो गया, मतलब 10 और मिल जाते तो वो किसके बराबर था? 40% के। मतलब 100 बराबर है 40% के, तो 4% बराबर है 10 के। हमें क्या निकालना है? 100%, 25 × 25, तो ये है 250 के। मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर था? 250 नंबर का। आया ये समझ में? एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 30 मार्क्स।
मतलब 20% आए लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब 30 और आ जाते तो भाई पास था ये। उसके बाद अदर कैंडिडेट गेट्स 32% मार्क्स, 32% लाया एंड गेट 42 मोर, इसके 42 कम आ जाते तो ये भी पासिंग मार्क्स पे था भाई। माइनस कर दो, 12% बराबर 72 के, 1% बराबर 6 के, 100% बराबर 600 के। बस यही राम कहानी है इस पेपर में। अगला कंसेप्ट क्या हमारा, जेएसएम, इसको बोलते हैं जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड या कंपेयर मेथड। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है ये क्या, जेएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड या कंपेयर मेथड। जैसे देखो ये जो है वो ज्यादातर यूज होता है हमारा एवरेज चैप्टर में। ठीक है, देखो एलिगेशन भी ऐसा ही है, लेकिन एलिगेशन जो है वो अच्छी परसेंटेज के लिए सही है, मतलब जिसमें डाटा बढ़िया दे रखा हो, पॉइंट में ना हो, डेसिमल्स में ना हो, उसके लिए एलिगेशन बढ़िया है। लेकिन ये मेथड अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एलिगेशन से ज़्यादा कामयाब है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज है 3:2। ठीक है, किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज है वो है 3:2। इनका बॉयज का एवरेज है 50 साल और गर्ल्स का एवरेज है 20 साल। आप मेरे को ओवरऑल एवरेज बताओ दो, या आप इसको वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं, या आप इसको परिणामी एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो जेएसएम है वो क्या करता है, देखो जेएसएम में सबसे पहली चीज होती है, एक तो रेशो में हो, उसके बाद जो एवरेज दी गई है। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये 50 दे दिया, ये 20 दे दिया, जेएसएम मतलब जूनियर, जूनियर मतलब छोटा। इसने कहा कि चल यहां से भी 20 उठा लूं, यहां से भी 20 उठा लूं। ठीक है, ये 3:2, तो सबसे छोटा उठा लो। ठीक है, जैसे मैंने उठाया 20। हमेशा प्लस होगा, हाँ भाई बिल्कुल प्लस होगा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। कुछ भी निकालोगे प्लस होगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, हमने छोटे वाली चीज उठाई है तो छोटे वाली चीज में प्लस ही करेंगे। अब ये बोला 50 इससे 20 से कि देख भाई मैं तेरे से 30 ज्यादा हूं, तो 20 बोला ठीक है होता रहेगा, अपने घर होगा भाई, 20 ज्यादा है तो 30 ज्यादा है, तो बोला ना 30 ज्यादा हूं 1 यूनिट में, मेरे पास है 3 यूनिट, तो मैं इतना ज्यादा हूं। तो ये बोला चल कोई नहीं। अब वही चीज देखो, केक कटेगी सब में बटेगी, मतलब 3 और 2 5, एवरेज मतलब एवरेज तो यही होगा, ये 3:2, ये 2:2, तो टोटल 5। अब क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 दिया 90, ऐसे कर लो, 5 6 30, 6 दिए 18, तो आपका आ गया 38% एवरेज। ठीक है, ओवरऑल एवरेज या वेटेड एवरेज, या आप इसको परिणामी एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। आपको इसका एक एग्जांपल करा देता हूं, जब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाता है इससे। इसने क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन देयर वाज 1000 बॉयज, 1000 लड़के हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं 500। 65% ऑफ बॉयज आर पास, 62% ऑफ गर्ल्स आर पास, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर फेल्ड। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज मैंने बताई थी रेशो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2:1। ठीक है, दूसरी चीज मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, छोटे वाला उठा लो, 62 प्लस कितना ज्यादा है ये, 65, 3 ज्यादा है, कितने में, 2 में, तो 3 × 2, डिवाइड में 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 64% पास।
पूछा है फेल का, तो 100 माइनस 64, 36% फेल। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप निकालोगे कि भाई 2 गुणा 65 प्लस 1 गुणा 62/3। ना भाई, इस चीज की कोई जरूरत नहीं। हमने सीधा जेएसएम समझो, जेएसएम लगाओ, काम खत्म। अब हम बात करते हैं चुनाव की, जो कि अब 24 में होंगे, इलेक्शन। इलेक्शन, चुनाव। देखो, सबसे पहली जो चीज याद रखनी है, इलेक्शन में दो चीजें होंगी। एक आपका विनर होगा, एक आपका लूजर होगा। विनर मतलब विजेता, और लूजर मतलब हारने वाला। ठीक है। दो चीजें होंगी, एक विनर, एक लूजर। आपने क्या करना है इसमें, हमेशा हमेशा टोटल वोट मानो 100%, कुल मत। ठीक है। कुल मत क्या होती है, 100% होती है। ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो कास्ट और एक नॉट कास्ट। ठीक है। ये कास्ट वो जाति वाली नहीं है, कास्ट नॉट कास्ट। देखो, कास्ट का मतलब क्या होता है, डाले जाने वाले वोट, और ये ना डाले जाने वाले। ठीक है। देखो, ये चीज समझाता हूं। जैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में ये तो है नहीं कि भाई जितनी पॉपुलेशन है सारी उठ के चली गई, हम तो वोट दे के आएंगे। ठीक है। एक आधा मेरे जैसे होगा जो वोट दे के ना भी आए, तो ना दे के आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कास्ट, नॉट कास्ट वोट में। ठीक है। आप जैसा दे आएगा, बढ़िया बात है, वो हो जाएगी कास्ट वोटिंग। तो ये चीज होती है कि कुछ कास्ट होती हैं, कुछ नॉट कास्ट होती है। नॉट कास्ट मतलब डाली नहीं। ठीक है। अब कास्ट में भी दो चीजें होती हैं। ठीक है। कास्ट में दो चीजें क्या होती हैं, एक होती है वैलिड वोट, मतलब वैध मत, और एक होती है इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट वो होती है अवैध मत। ठीक है। एक होती है वैलिड वोट, एक होती है इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट से हमें कोई मतलब नहीं, नोट कास्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें है वैलिड वोट से, कास्ट वोट से, और अपने टोटल वोट से। ठीक है। कभी भी आपको बोला जाए कि चुनाव हुआ, ठीक है भाई, हुआ, बढ़िया बात है। ठीक है। आपसे बोला जाए कि विनर को 60% वोट मिले, टोटल माना था हमने 100%, विनर को मिले 60%, तो लूजर को कितने मिलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, विनर 60 लेगा तो लूजर को मिले 40%। आपसे बोल दिया जाए कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना है, कि जो फलाना जीता है वो ढिकाने हारने वाले से कितने परसेंट वोटों से जीता, आप कह दोगे भाई 20% वोटों से जीतता है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। टोटल वोट हमेशा मानो 100%। अगर वो सिर्फ विनर की दे दे तो लूजर की खुद निकाल लो। आपसे डिफरेंस पूछ ले तो फटाफट डिफरेंस बता दो। ठीक है। अगर दो कैंडिडेट होंगे तो एक विनर होगा, एक लूजर होगा। ठीक है। लेकिन मान लो आपको दे दे तीन कैंडिडेट, ए, बी और सी और डी और ई, पांच मान लिए चलो मैंने। मेरे पास पांच कैंडिडेट हैं, पांचों भाई साहब इलेक्शन में लड़ने लग गए। इसको मिले 10%, इसको मिले 10%, और इसको मिले 10%। ये भी छोड़ दो, इसको मिले 10%, इसको मिले 20%, इसको मिले 25%। ठीक है। 20 10 30, 20 20 40 45 10 55, इसको मिले 15%, 60 70, और इसको मिले 30%।
ठीक है, हो गया टोटल 100। मतलब मेरे पास 5 कैंडिडेट्स हैं, इनको इतने इतने परसेंट वोट मिले। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को ये बताओ कि जीतने वाला जो है, जो विनर है, वो लूजर से कितने परसेंट वोटों से जीता, तो ये नहीं देखना कि भाई किसको क्या मिला क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ पहले दो देखने हैं। एक तो जो विनर है ई, इसको 30% वोट मिले, और जो दूसरा जो इसके साथ रनर अप रहेगा ना डी, 25%, वो देखना है। ये नहीं देखना, हमें नहीं मतलब किसी और से, सिर्फ हमें इलेक्शन में 2 कैंडिडेट लेके चलने हैं अपने बस। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 5% का। तो ये चीज समझा रहा हूं मैं कि इलेक्शन में कितने ही कैंडिडेट्स हों, कुछ हो, हमें नहीं मतलब उस चीज से। हमें मतलब है तो सिर्फ इस चीज से है, एक विनर से एक रनर अप से। ठीक है, ये हमारा था इलेक्शन। अब इलेक्शन में ही एक दो कंसेप्ट और हैं, वो देखो। जैसे मैंने माना कि 100% मेरी टोटल वोट है। ठीक है, क्या है, 100% टोटल वोट है। मैंने आपको कहा कि इसमें 80% वोट जो हैं वो वैलिड हैं। ठीक है, जो बची हुई 20% है वो इनवैलिड है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो विनर है, विनर विजेता, उसको वैलिड वोट्स का 60% मिला, तो आप विनर और लूजर का डिफरेंस बताएं। मैंने आपसे कहा कि विनर को वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स कितनी है, 80। विनर को मिला 80 का 60%, तो लूजर को क्या मिलेगा, 80 का 40%। मतलब लूजर को मिला 32, विनर को मिला 48। तो इनका डिफरेंस कितना है, 32 और 10 42 16। ठीक है, तो ये चीज होती है एक, कि आपको वैलिड वोट दे दिया, इनवैलिड वोट दे दिया, आपको बोल दिया कि विनर को वैलिड वोट का 60% मिला तो 80 का 60% मिला। देखो, सबसे पहली बात है, जहां भी आपको ये आ जाए वर्ड इनवैलिड, इसके आगे कुछ भी परसेंट हो, ऐसे समझ लो इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब इससे मतलब नहीं, तो अब हमें 100 से भी मतलब नहीं। हमारे पास जो भी है वो 80 है, क्योंकि यहाँ वैलिड वोट्स दे रखा है। ठीक है, अब एक केस और बनता है इसमें, और वो केस क्या है, देखो। जैसे मैंने बोला 100% वोट है, टोटल वोट्स, कुल मत। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि 10% जो है वो इनवैलिड है। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि वैलिड वोट्स कितनी होंगी। आप कहोगे कि देखो 100 में से 10 गए 90, तो 90 क्या होगी आपकी वैलिड वोट्स। ठीक है, मैंने मान ली, चलो भाई ठीक है आपकी बात भी। फिर आपने बोला कि जीतने, विनर को, जीतने वाले को टोटल वोट का 50% मिला। पिछले कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि वैलिड वोट्स का 60% मिला, लेकिन इसने बोला जीतने वाले को, विनर को टोटल वोट का 50% मिला, मतलब 100 का 50%, 50। तो आप लूजर कैसे निकालोगे कि लूजर को कितना मिला। आप ऐसे नहीं कि 100 में से 50 घटा दिया 50 मिला ना, 10% इनवैलिड था। मैंने कहा जिंदगी में इनवैलिड का कोई वैल्यू नहीं होती, इनवैलिड है तो इनवैलिड है। तो आप 90 में से 50 घटाओगे तो 40%। अब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, क्या लूजर की परसेंटेज क्या होगी, वैलिड वोट्स माइनस विनर की वोट्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 केस थे आपके, किसमें, इलेक्शंस में। ठीक है, कि उसको कितना मिला, उसको कितना मिला।
अब एक लास्ट कंसेप्ट आता है परसेंटेज में, कमीशन। लास्ट परसेंटेज आता है, एक लास्ट कंसेप्ट रहता है कमीशन, फिर आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखो कमीशन, कमीशन पे दुनिया चलती है। कमीशन, ये बिजनेस वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। देखो कमीशन हमेशा किस पे मिलता है, ये मिलता है हमारा सेल्स पर। किस पर? बिक्री पर, ठीक है। जो भी इंसान जितना ज्यादा सेल्स किसी कंपनी को लाके देगा उतना ही ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई एक एग्जांपल लिया कि 12.5% कमीशन है किसी सेल्स पर, 12.5% कमीशन है। 12.5 होता है 1/8, ठीक है। तो ये जो नीचे होगा ये होगा हमारा सेल्स। मतलब अगर मैं 8 सेल्स करूंगा तो मेरे को कमीशन कितना मिलेगा? 1, ठीक है। और मैं कंपनी को कितना दूंगा भाई? 8 में से अपना 1 निकाल के कंपनी को दे देंगे हम 7 रेशो। 8 रेशो की सेल है, 1 रेशो हमारा कमीशन है और 7 रेशो कंपनी के, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन एक चीज आती है, वो क्या होती है? वो होती है इंसेंटिव या बोनस, ठीक है। और उसमें क्या होता है, देखो ये भाई साहब हैं बढ़िया सूट बूट पहन के पानी पुणी मारते हैं दुनिया के, और ये एक बढ़िया सेल्समैन बन गए। क्या बन गए? एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन, ठीक है। तो अब कंपनी बोली कि ठीक है भाई तू बढ़िया बन गया, तेरे को बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, पर काम बढ़िया कर। तो कंपनी ने क्या किया, इसको कहा कि अगर तू 10,000 की सेल करेगा, मतलब तेरे को सेल पे हम 5% तो तेरे को देंगे कमीशन, मतलब ये तो तेरा फिक्स है भाई, 5% तेरा कमीशन फिक्स है। लेकिन अगर तू 10,000 से ज्यादा की सेल करेगा तो 1% बोनस, 1% बोनस, ठीक है। कंपनी वाला तेज था, उसने क्या कहा, भाई तू बढ़िया सेल्समैन है, अगर तू 10,000 से ज्यादा की सेल करेगा तो हम तेरे को 1% बोनस देंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने मान लिया, अब मैंने मान लिया कि इस भाई साहब ने अक्टूबर के, मतलब इस भाई साहब ने अक्टूबर के महीने में 9,000 की सेल कर दी, 9,000 रुपये की सेल कर दी, चल भाई बढ़िया बात है। नवंबर में इस भाई साहब ने क्या किया, 15,000 रुपये की सेल कर दी। हमने कहा चल ये भी बढ़िया है। देखो इस भाई साहब ने क्या करा, नवंबर अक्टूबर में 9,000 रुपये की सेल करी, तो कंपनी वाला बोला बढ़िया इस तरह से करा, 9,000 की तेरी सेल है, 5% तेरा बोनस है, 9×5 = 45, अपने 450 रुपये ले और निकल यहां से, ठीक है। देख लो भाई, 9,000 का सामान बेचा, इसको मिले 450, जीरो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 8, वाह। मतलब ये तो कंपनी को तो इतना फायदा दिया, खुद बेचारा 450 में कट लिया, ठीक है। अगले महीने सोचा है ऐसे बात नहीं बने, मेहनत करेंगे, तो इसने का 15,000 की सेल्स की, ठीक है। तो कंपनी वाला फिर बोला ये तेरे 15,000, 5% तेरा कमीशन, तो 15, 5, 75, 750 ले,
घर निकल। ये भाई साहब थोड़े डरपोक से थे, जाने लगे। जैसे ही जाने लगे याद आया, इसने पकड़ी मैनेजर की गुद्दी कि तूने मेरे को ये कहा था कि 10,000 से ज्यादा की अगर मैं सेल करूंगा तो तू 1% बोनस भी देगा। बोनस तो दिया ही नहीं। तो बोला अरे हाँ भाई, ये चीज तो मैं भूल गया। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, वो बोनस इसे 15,000 पे देगा या किस पे देगा? देखो, उसने बोला था कि 10,000 से ज्यादा की तू सेल करेगा तो तेरे को 1% बोनस मिलेगा। ये नहीं बोला था कि जितना करेगा उतना ही मिलेगा। तो डिफरेंस कितना है? 5,000। और 5,000 का 1% मतलब उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो 50 रुपये यहाँ, तो टोटल इसको मिले 800 रुपये। ठीक है, ये चीज होती है कमीशन की। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।